अंगूठा कटवाने की बहुत बात कही गई। वैसे इतने अंगूठे कटे हैं पिछले 60-70 सालों में कि उन्हें एकलव्यों से पूछ लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। मगर जो लोग बहुत ज्ञान बघाड़ते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी ने महाभारत में पढ़ा है क्या कि मैकाले का ही थॉट पढ़े आ रहे हैं? मैं किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता, 100 में 99 लोगों को यह नहीं पता कि वो किस चैप्टर में। अब मैं एक दो विषय का उत्तर देना चाहता हूं जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा। उन्होंने कहा कि झंडे का विरोध करने की बात, हम तो ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हम कभी झंडे के विरोध में नहीं थे। झंडे में, अब सर पूरी बात सुनिए सर, मैं कोट कर रहा हूं, अब सर मैं कोट कर रहा हूं, अब सुनिए सर, मैं महात्मा गांधी को कोट कर रहा हूं, सुनिए सर, महात्मा गांधी कोट कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने 6 अगस्त 1947 को कहा, अगर भारत के झंडे पर चरखा अंकित नहीं होगा तो इस झंडे का अभिवादन करने से मैं इनकार कर दूंगा। आप तो जानते ही हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे पर सबसे पहली परिकल्पना मैंने की थी। बिना चरखे के निशान के भारतीय झंडे की कल्पना नहीं है। वैसे पंडित नेहरू अन्य लोगों ने मुझे बताया है कि नए ध्वज में बना चक्र चिन्ह चरखे का प्रतीक है। कुछ लोग इसे सुदर्शन चक्र बताते हैं, मगर मैं समझता हूं क्या है सर, स्रोत है संपूर्ण गांधी वाङ्मय खंड 89 पृष्ठ 11। अब आप बताइए, आप कहेंगे कि महात्मा गांधी उनका विरोध कर रहे थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, 2-3 मिनट में समाप्त कर दें। जी मैं समाप्त कर रहा हूं सर। एक बात और कहना चाहता हूं, अंगूठा कटवाने की बहुत बात कही गई। वैसे इतने अंगूठे कटे हैं पिछले 60-70 सालों में कि उन्हें एकलव्यों से पूछ लिया जाए तो समझ में आ जाएगा। मगर जो लोग बहुत ज्ञान बघाड़ते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी ने महाभारत में पढ़ा है क्या कि मैकाले का ही थॉट पढ़े आ रहे हैं? मैं किसी के प्रति अपमान नहीं करना चाहता, 100 में 99 लोगों को यह नहीं पता कि वो किस चैप्टर में है। महाभारत के वन पर्व में है, जहां पर जब एकलव्य का वो पूरा विशेष नहीं जाता, जब द्रोणाचार्य उससे पूछते तुम अपना परिचय दो, तो कहता मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। ही वाज द चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। माननीय सदस्यगण, आप ऐसे कहते हैं जैसे माननीय सदस्यगण, जो बचे हुए माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनको कल अवसर मिल सकेगा। आप कृपया 1-2 मिनट में समाप्त करें। जी हम समाप्त करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब अगर आप हकीकत में देखेंगे तो समझ में आएगा। और मैं आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। महोदय, ये जरासंध की सेना वो थी जो उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसके लिए कृष्ण जी भी एक बार छोड़े थे तो रणछोड़ नाम पड़ा था। अगर ट्राइबल उसका चीफ था, ये भी तो पूरी बात बताओ। और आज 5000 साल के बाद जब महामहिम राष्ट्रपति ट्राइबल समाज से हैं, तो पहली बार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष एक बार पुनः ट्राइबल हुआ है। तो मुझे लगता है भारत की परंपरा को सही ढंग से समझने का एक अवसर मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, बस 1-2 लाइन में समाप्त करता हूं। अगर महाभारत ही पढ़ना है तो महर्षि वेदव्यास की दृष्टि से पढ़ो, विदुर की दृष्टि से पढ़ो, शकुनी की दृष्टि से पढ़ोगे, भाइयों को लड़ाने वाले शकुनी की दृष्टि से, तो यही नजर आएगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, ये भाइयों में लड़ाने वाले शकुनी, भाइयों में लड़ाने वाले मंथरा की मनोवृत्ति इतनी व्याप्त हो गई है देश में कि आज इस देश को, और मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूं सर, कमिटेड जुडिशरी की तो बहुत बात की गई, पर इस देश में एक ऐसा उदाहरण भी हुआ है जब एक जज कांग्रेस का नेता रहने के बाद जज हो गया। सर 1962 से 68 तक जस्टिस बहरुल इस्लाम राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य रहे, फिर 68 से 72 तक दोबारा सदस्य रहे। 72 में उन्होंने रिजाइन किया और जाकर बन गए गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज। फिर वो वहां बने चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट में। उसके बाद महोदय उन्होंने रिजाइन किया और बरपेटा से कांग्रेस का टिकट मिला। अब वो टिकट इलेक्शन काउंटर मांड हो गया, 84 में फिर राज्यसभा के सदस्य बन गए। अरे भाई, इस्तीफे के बाद आप बहुत कहेंगे कि जो राज्यसभा में आए कांग्रेस के नेता सांसद रहने के बाद, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज 8 महीने के गैप के बाद बनाया गया। मुझे लगता संविधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता था जो हमें देखने को मिला। और अंत में सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा एक पंक्ति में कि भारत की लोगों के बारे में एक विचार करिए। कुंभ का मेला होने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किस साइंटिफिक आधार पे होता है? जुपिटर के 12 साल के सर्किल पे। अरे उन्हें तो 200-300 साल पहले जुपिटर के सर्किल का नहीं पता था, हम हजारों साल से आ रहे हैं। मगर क्या बताएं महोदय, जिनकी सोच ही देश के लिए अलग है। तो मैं अंत में कहना चाहूंगा, उनके लिए हम लोग कभी एक गीत गाते थे जब हमारी सरकार नहीं थी, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी,
वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, प्रजातंत्र की धार उतनी गगन से मगर निर्जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये। अंत में मैं एक पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। सर, इन्होंने जितना भी विभाजन क्रिएट करने का प्रयास करें, पर हम उस सिद्धांत को मानते हैं कि जाति, वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 AM on Tuesday. এদিন সদনে সুধাংশু ত্রিবেদীজি বলেন, আমি একটা জবাব দিতে চাই, যেটা আমাদের মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা পতাকার বিরোধিতা করার কথা বলেছেন। আমরা সততার সাথে বলতে চাই, আমরা কখনোই পতাকার বিপক্ষে ছিলাম না। 1947 সালের 6ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে যদি ভারতের পতাকায় চরকা খোদাই করা না থাকে তবে আমি পতাকাকে অভিবাদন দিতে অস্বীকার করব। আপনি জানেন আমি প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকার কল্পনা করেছি। চরকা প্রতীক ছাড়া ভারতীয় পতাকা কল্পনা করা যায় না। যাই হোক, পণ্ডিত নেহেরু এবং অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলেছেন যে নতুন পতাকায় তৈরি চক্রের প্রতীকটি চরকার প্রতীক। কেউ কেউ এটিকে সুদর্শন চক্র বলে, তবে আমি বুঝতে পারি এটি পুরো গান্ধীবাগে রয়েছে। খণ্ড 89 পৃষ্ঠা 11। এখন আপনি বলবেন মহাত্মা গান্ধী উনার বিরোধ করছিল। আমি আর একটা কথা বলতে চাই, আঙ্গুল কেটে ফেলা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, যদিও গত 60-70 বছরে এতগুলো আঙ্গুল কেটে ফেলা হয়েছে যে একলব্যকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝবেন। কিন্তু আমি তাদের কাছে জানতে চাই যারা প্রচুর জ্ঞান ভাগ করে নেন, কেউ কি মহাভারত পড়েছেন? আমি কাউকে অপমান করতে চাই না। 100 জনের মধ্যে 99 জন জানেন না এটি কোন অধ্যায়ে আছে। এটি মহাভারতের বন পর্বে আছে, যেখানে দ্রোণাচার্য যখন তাকে নিজের পরিচয় দিতে বলেন তখন তিনি বলেন, আমি মগধ রাজা জরাসন্ধের প্রধান সেনাপতি হিরান্ত ধানুকার পুত্র একলব্য। তাই আমি বলতে চাই বাস্তবে দেখলে বুঝবেন। এবং আজ আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। স্যার, এটি ছিল জরাসন্ধের সেবা যা তাকে সেই সময়ে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি করে তুলেছিল, যার জন্য এমনকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ত্যাগ করেছিলেন এবং নামকরণ হয়েছিল রণছোড়। আদিবাসী যদি এর প্রধান হতো তবে পুরো ঘটনা বলুন। এবং আজ 5000 বছর পরে যখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং প্রথমবারের মতো 3 বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডারও একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের, তাই ভারতের ঐতিহ্যকে সঠিকভাবে বোঝার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি।